हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, बायोलॉजी की क्लास, मैराथन क्लास, जहां पर संपूर्ण बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा है और ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बीएससी नर्सिंग के जो बच्चे हैं, फार्मेसी और पैरामेडिकल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी और स्टेट से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक है, अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी और आरबीएससी की बायोलॉजी है, तो मेरे दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। विशेषकर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जितने भी बच्चे हैं जिनको बीएससी नर्सिंग करनी है, उनके लिए ये क्लास स्पेशल मैराथन क्लास है, जहां संपूर्ण बायोलॉजी को हम 40 दिनों के अंदर रिवाइज करवाने वाले हैं और ये क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। 40 दिन के अंदर पूरी बायोलॉजी फिनिश करवा दूंगा मैं, ये आपसे विजय पूनिया का वादा है। मेरे दोस्तों, आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। इसके अलावा हमारी टीम ने मॉडल पेपर के 15 सेट तैयार किए हैं। यदि आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं, आप मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, तो नीचे जो मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, और वो मोबाइल नंबर एक बार मैं आपके सामने और शो करता हूं, 9828721229। इस पर मेरे दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम 100 रुपए कर दीजिएगा और अगले कुछ ही घंटों में आपके ऊपर पीडीएफ आ जाएगी इसी व्हाट्सएप नंबर से। तो मेरे साथियों, आप जरूर मॉक टेस्ट एंड मॉडल पेपर परचेज कीजिएगा बीएससी नर्सिंग की तैयारी के लिए, फार्मेसी और पैरामेडिकल के लिए। तो आगाज करते हैं मेरे दोस्तों आज की क्लास। इससे पहले मादा जनन तंत्र में मैं आपको ओवेरी के बारे में समझा चुका था, अंडाशय के बारे में जानकारी पढ़ा चुका था। एक बार ओवेरी के डायग्राम पे आ जाइए मेरे दोस्तों। देखिए, आपके सामने मैंने ओवेरी का डायग्राम भी बनाया है। इस ओवेरी के डायग्राम में आपको यह पता होना चाहिए, फीमेल में 1 पेयर ओवेरी होती है, 1 पेयर अंडाशय होता है। इस अंडाशय में ये जो आपको स्तर दिखाई दे रहा है, इसे हम जर्मिनल एपिथेलियल कहते हैं मेरे दोस्तों। तो यह है जर्मिनल एपिथेलियल। इसके अलावा ये जो तंतु है, इन्हें हम मीजोवेरियन तंतु कहते हैं दोस्तों, मीजोवेरियन, याद रखना। इसके अलावा आपको इसके अंदर की जितनी भी संरचना दिखाई दे रही है, ये मेरे दोस्तों पुट्टिकाएं हैं, ये फोलिकल है। सबसे पहले ये जो कोशिका है, इसे हम ऊगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊगोनिया। और अब ये ऊगोनिया के बाहर कुछ फोलिकुलर सेल, कुछ पुट्टिकीय कोशिकाएं इकट्ठी हो गई, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं इकट्ठी हो गई, इसलिए इसे प्राइमरी फोलिकल कहते हैं मेरे दोस्तों। प्राथमिक पुट्टिका, प्राथमिक पुट्टिका से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक और तृतीयक से ग्राफियन पुट्टिका बनती है। मेरे दोस्तों, यह सबसे परिपक्व पुट्टिका है जिसे हम ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। दोस्तों, इस ग्राफियन पुट्टिका के अंदर जो आपको ये संरचना दिख रही है, ग्राफियन पुट्टिका में ये जो संरचना दिख रही है, इसे हम द्वितीयक अंडाणु कहते हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आपको, पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश करा रहा हूं एक ही क्लास में, इसलिए ध्यान से हर एक बात समझना। तो ग्राफियन पुट्टिका में कौन सा अंडाणु पाया जाता है, प्राथमिक की द्वितीयक? तो द्वितीयक अंडाणु मेरे दोस्तों। अब सुनिएगा, जब ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है, अब एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, आप चैट बॉक्स में आंसर देना, बताइएगा ग्राफियन पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका को स्फुटित कराने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी अंडोत्सर्ग को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ग्राफियन पुट्टिका फट जाती है और उसके अंदर का द्वितीय अंडाणु बाहर आ जाता है? बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हो। और बड़ी भारी संख्या में आप हमेशा लाइव जुड़ते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए आपका साधुवाद, अभिनंदन। और मेरे दोस्तों, हम भी पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो हार्मोन है LH हार्मोन, इसे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ता है, फोड़ता है और उसके अंदर का ये सेकेंडरी oocyte है मेरे दोस्तों, द्वितीय अंडाणु है जो बाहर निकल गया। और ग्राफियन पुट्टिका से द्वितीय अंडाणु के निष्कासन को ओव्यूलेशन कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद ये टूटी हुई जो ग्राफियन पुट्टिका है,
इसे क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्तों ये जो टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। और मेरे दोस्तों कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो गया इस अंडाणु का तब तो 9 महीने तक बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगी। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद ये कार्पस ल्यूटियम एक सफेद रंग की संरचना में बदलेगी जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। ये जानकारी मेरे हर एक बच्चे को आनी चाहिए। इसके अलावा अंडाशय के ये बीच का भाग मेडुला कहलाता है मेरे दोस्तों, और अंडाशय का ये बाहर का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब सुनिएगा, अब इसके बाद में अंडाशय के बाद में हमें पढ़ना है किसके बारे में? अंडवाहिनी के बारे में। और अंडवाहिनी के बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी समझा चुका था फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब एक बार के लिए देख लें इसके बारे में डिटेल। मेरे दोस्तों ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। इस मादा जनन तंत्र में ये जो आपको गुलाबी रंग की संरचना दिख रही है, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं क्या? ओवेरी या अंडाशय। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस अंडाशय के ऊपर की तरफ आपको जो ये नली दिख रही है और दूसरा इस अंडाशय के ऊपर की तरफ ये जो नली दिख रही है, इस नली का कोई अंडवाहिनी कहते हैं मेरे दोस्तों। तो ये हो गई क्या? अंडवाहिनी, या इसी को कहते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। क्लियर बात? सुनिए, अंडवाहिनी कितने जोड़ी है मेरे दोस्तों? एक जोड़ी है। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं अंडवाहिनी के? 3। एक ये जो परवर्ध नुमा भाग है, जो ये आपको परवर्ध निकले हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन परवर्धों को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ये जो रोम के जैसे उभार है इनको बोलते हैं झालर या फिम्बरी। इनको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? फिम्बरी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिम्बरी कहां पाए जाते हैं? तो अंडाशय के अंडवाहिनी के अंतिम सिरे पर जो अंगुली के जैसे उभार होते हैं उन्हें फिम्बरी कहते हैं। और मेरे दोस्तों ये जो अंगुली के जैसे उभार हैं इनको तो आप फिम्बरी कह रहे हो, लेकिन ये जो कीप के जैसी संरचना है इसके पीछे यहां तक, इस कीप के जैसी जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? इसको इनफंडीबुलम बोलते हैं। इनफंडीबुलम याद रखना मेरे दोस्तों। हिंदी में इसको कीपक भी कहा जाता है। क्या? कीपक। याद रखना, इनफंडीबुलम या कीपक किसका भाग है? अंडवाहिनी का। अंडवाहिनी के 3 भाग है। एक है इनफंडीबुलम, इसके अलावा मेरे दोस्तों दूसरा जो इसका भाग है उसे हम बोलते हैं एम्पुला। ये जो अंडवाहिनी का फूला हुआ भाग है मेरे दोस्तों इसको एम्पुला कहा जाता है। क्या कहते हैं? एम्पुला। और एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना। तो दूसरा भाग हो गया एम्पुला। अंडवाहिनी का तीसरा और जो अंतिम भाग है वो ये है मेरे दोस्तों, और इस तीसरे और अंतिम भाग को इस्थमस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस्थमस। याद रखना मेरे दोस्तों, इस्थमस। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, यहां पर होगा इस्थमस। ठीक है मेरे दोस्तों। तो कितने भाग हो गए अंडवाहिनी के? 3। एक कौन सा? इनफंडीबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। और फर्टिलाइजेशन किसमें होगा? फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है मेरे दोस्तों। और अंडवाहिनी का जो संकरा भाग है वो कौन सा है? इस्थमस। अंडवाहिनी का वह कौन सा भाग है जो नीचे की तरफ गर्भाशय में खुलता है? तो वो इस्थमस। याद रख लेना। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कौन सा है? इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के ऊपर जो उभार है उनको क्या कहते हैं? फिम्बरी। मेरे दोस्तों इस फिम्बरी वाले भाग में, इनफंडीबुलम वाले भाग में एक सेद होता है यहाँ पर। इसी सेद से, इसी फिम्बरी से अंडाणु प्राप्त किया जाता है अंडाशय से। याद रखना। अब इसके बाद में तीसरे भाग की बात करते हैं और वो है गर्भाशय। गर्भाशय, इसको मेरे दोस्तों हम यूट्रस कहते हैं। क्या? यूट्रस या
गर्भाशय। एक बार मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। मेरे दोस्तों, हम आपके लिए जी जान से जुटे हुए हैं और आप भी बच्चों बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाई करना, अपने माता पिता के बारे में सोचना, उन्होंने आपके लिए क्या सपने देखे हैं मेरे दोस्तों, अपने गुरुजनों के बारे में सोचना, उन्होंने आपके लिए कितनी क्या मेहनत नहीं की होगी। मेरे दोस्तों, निवेदन करता हूं आपको, ठीक है, आप अपने करियर को बढ़ाने के लिए 40 दिनों को समर्पित कर दीजिएगा पढ़ाई के रूप में, ठीक है। और मैं वादा करता हूं 40 दिन बाद में आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मेरे दोस्तों सुनिएगा, यूट्रस की बात कर रहे हैं, गर्भाशय की बात कर रहे हैं। मुख्य भाग है ये नर मादा जनन तंत्र का, और ये पूरा यूट्रस वाला भाग है ये। तो इसका मतलब अगर आपसे ये कहे कि मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा, मादा जनन तंत्र का सबसे बड़ा और थैले नुमा, इसे उल्टे नासपति के आकार का भी कहते हैं, याद रखना। तो ये पूरी जो संरचना है ये क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? यूट्रस। तो ये है यूट्रस या गर्भाशय, याद रखना सबसे बड़ी संरचना होती है गर्भाशय। मेरे दोस्तों, गर्भाशय की अगर मैं बात करता हूं तो गर्भाशय के अंदर टोटल 3 परतें पाई जाती है। गर्भाशय में सबसे अंदर वाली जो परत है वो कुछ यहां पे पाई जाती है इस प्रकार से, और इस गर्भाशय में ये जो सबसे अंदर की परत है इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो गर्भाशय में कितनी लेयर है? 3 लेयर होती है मेरे दोस्तों। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम या अंत स्तर। और मेरे दोस्तों बड़ी बात बताता हूं, और यह प्रश्न जरूर आ सकता है, गर्भाशय का वह कौन सा स्तर है जो प्रति माह नया बनता और बिगड़ता रहता है? गर्भाशय का वह कौन सा स्तर है जिसके कुछ भाग में लगातार बदलाव चलते हैं? मेरे दोस्तों याद रखना, गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है इसमें कुछ नई चीजें बढ़ती रहती है, कुछ पुरानी चीजें हटती रहती है, लगातार बदलाव चलता रहता है। हार्मोनों के द्वारा गर्भाशय के अंत स्तर में चक्रीय बदलाव होते हैं। आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लगातार क्या चलते रहते हैं मेरे दोस्तों? परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसकी एक जो ऊपर वाली झिल्ली होती है मेरे दोस्तों वो प्रति माह हटती रहती है अशुद्ध रक्त के रूप में और नई बनती रहती है। तो इसके सबसे ऊपरी झिल्ली जो होती है ना एंडोमेट्रियम की, वो स्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी है, याद रख लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। दूसरी बड़ी बात इसके बारे में बताना चाहता हूं, गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम होता है, इस एंडोमेट्रियम में फर्टिलाइजेशन के दौरान बनने वाला जो जाइगोट है, उस जाइगोट जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन से यहाँ जाइगोट बनेगा मेरे दोस्तों, जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही मिलेंगे, दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा। जाइगोट में यहाँ विभाजन होता है और विभाजन से मेरे दोस्तों एक भ्रूण बनता है, ठोस भ्रूण बनता है, उसको मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला भ्रूण यहाँ बनता है। फिर मोरूला मेरे दोस्तों यहां से गति करता है और यहां पर आकर के मोरूला स्थापित हो जाता है, ठीक है। और यही मोरूला आगे ब्लास्टुला में और ये ब्लास्टुला आगे गैस्ट्रुला में बदलता है। मेरे दोस्तों याद रखना, भ्रूण का आरोपण कहां होता है? तो आप याद रखना, भ्रूण का आरोपण होता है मेरे दोस्तों, भ्रूण का आरोपण होता है मेरे दोस्तों अंत स्तर में। तो अंत स्तर में भ्रूण का क्या होगा? आरोपण होगा। याद रखना मेरे दोस्तों, भ्रूण का इम्प्लांटेशन भी एंडोमेट्रियम में प्रति माह आर्तव चक्र के दौरान, आर्तव चक्र के दौरान मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी बदलाव किसमें? एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम की ऊपरी झिल्ली, एंडोमेट्रियम की ऊपरी झिल्ली मेरे दोस्तों लगातार बदलती रहती है, नई बनती रहती है, इसलिए वो झिल्ली कैसी होती है? अस्थायी। अब मेरे दोस्तों एंडोमेट्रियम के जस्ट अंदर की तरफ, जैसे मैंने लाल लाइन में दिखाया है, ये मांसपेशी है, एक तरह की पेशीय स्तर है। और मेरे दोस्तों इस पेशीय स्तर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम के अंदर की तरफ क्या था? एंडोमेट्रियम। और
अंडाशय गर्भाशय का सबसे बाहर का जो ये स्तर है इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। याद रखना ये बात। तो देखो एंडोमेट्रियम, उसके बाद क्या है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाला जो स्तर है उसे क्या कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो आप ही मुझे बता दो कि अपने गर्भाशय में कितने लेयर हैं? 3। एंडोमेट्रियम में भ्रूण का क्या होगा? आरोपण होगा, भ्रूण का परिवर्धन होगा, भ्रूण को अपरा से यानी प्लेसेंटा, भ्रूण को प्लेसेंटा से क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। तो प्लेसेंटा भी किससे जुड़ेगी? एंडोमेट्रियम से। ठीक है। अब है मायोमेट्रियम। मायो का मतलब मसल्स, तो ये पेशीय स्तर है, याद रखना। कैसा स्तर है मेरे दोस्तों? पेशीय स्तर है। और एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, एक मेरे दोस्तों हार्मोन होता है जो गर्भाशय की मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। एक हार्मोन होता है जो गर्भाशय की मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो हार्मोन कौन सा होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं वो हार्मोन कौन सा है जो गर्भाशय की मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाने को प्रेरित करता है, कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करता है? मैं एक हिंट्स देना चाहता हूं, वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। बताओ शाबाश। सबसे पहले कमेंट किसका आता है? सर एक बार सेल फोन देना, मोबाइल देना, एक बार कमेंट चेक करते हैं बच्चों के। तो देखिएगा, तो सबसे पहले कमेंट किसका आता है पता चलेगा। और हमारे शाबाश, क्या बात है शेरो, वेरी गुड शाबाश। सबसे पहले कमेंट किसका आता है? लेकिन उससे पहले मैं नाम तो लिख ही दूं यहाँ पे। तो ये पेशीय स्तर है, और इन पेशियों में मेरे दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड मेरे साथियों, ऑक्सीटोसिन जिसने नाम लिखा है वो बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पीटोसिन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पीटोसिन भी कहते हैं मेरे दोस्तों। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था पीटोसिन, बच्चे तो समझ ही नहीं पाए। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोमेमोट्रोपिन भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड शाबाश। सुमित सेन, दिव्यांशु, रोहित कुमावत, शाबाश मेरे साथियों। सुनील बिश्नोई, रवीश जी हैं क्या? ये रवीश जी हमारे, बहुत ही बढ़िया शाबाश, वेरी गुड। इसके अलावा लाइव क्लास से जितने भी बच्चे मेरे डेली जुड़ते हैं, पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। चाहे वो साक्षी हो, चाहे प्रिंस निर्बन योगी हो, निशा यादव हो, स्टडी लाइफ यानी खाटू श्याम जी, रघुवीर मीणा हो, जयेश देवासी हो, रियल परवन हो, अर्जुन प्रजापत हो, आयुष खारोल हो, इसके अलावा हमारे साक्षी जोशी हो, सुमित वर्मा हो, ठीक है, इसके अलावा दिव्यांशी चौधरी हो, ठीक है, सभी का मैं तो तहे दिल से, यशपाल सिंह, भंवरलाल मेघवंशी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों, अभिनंदन है आपका। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस मायोमेट्रियम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और एक बड़ी बात बताऊं, प्रसव प्रक्रिया के दौरान, बड़ी बात बता रहा हूं, पार्श्यूरेशन के दौरान, प्रसव के दौरान गर्भाशय के कौन से स्तर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मायोमेट्रियम की। याद रख लेना, गर्भाशय का मायोमेट्रियम प्रसव के दौरान तीव्र संकुचन करवाता है, और जिससे प्रसव प्रक्रिया से बच्चे का जन्म होता है मेरे दोस्तों। इसके बाद बात कर रहे हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर का स्तर है, सबसे बाहरी स्तर। एक आपसे और प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप जवाब दे दोगे? भरोसा है मुझे आप सब पर, ठीक है। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो भी गर्भाशय के बारे में। बताओ वह कौन सा हार्मोन है, वह कौन सा हार्मोन है जो मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है? मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है और एंडोमेट्रियम को टूटने से भी रोकता है। एंडोमेट्रियम को टूटने से रोकता है मतलब एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, सगर्भता को बनाए रखता है। वो हार्मोन कौन सा है? ऐसा हार्मोन कौन सा है जो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, सगर्भता को बनाए रखता है? आज ऐसी ऐसी बातें आपको इस टॉपिक से बता रहा हूं मेरे बेटा, जिससे सीधे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। सगर्भता को बनाए रखने वाला हार्मोन है
प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा? प्रोजेस्ट्रॉन। और ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। याद रखना मेरे दोस्तों। अब सुनिएगा, अब इसके बाद में हम बात किसकी करेंगे? इसके बाद में हम बात करेंगे योनि की। किसकी बात करेंगे? योनि की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी मेरे साथियों। अब गर्भाशय को कितने भागों में बांटा गया है वो भी देख लो आप। देखो भाई, गर्भाशय को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 कौन से भाग है मेरे दोस्तों? तो एक तो इसका जो बड़ा भाग है ना मध्य का, इसे बॉडी बोलते हैं, बॉडी काय। एक होता है फंडस, बॉडी, सर्विक्स। वैसे कोई ये बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन सर्विक्स के बारे में बताना चाहता हूं। ये गर्भाशय का सर्विक्स है, सबसे नीचे का भाग, सर्विक्स। सर्विक्स को मेरे दोस्तों गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा। तो गर्भाशय का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? सर्विक्स या गिरवा कहलाता है। और गर्भाशय का गिरवा वाला भाग योनि में खुलता है मेरे दोस्तों, वेजाइना में खुलता है। किस में खुलता है? वेजाइना यानी योनि में, मतलब जनन नाल में। याद रखना। और इसके बीच का जो ये भाग है ये है बॉडी, ठीक है। और ऊपर की तरफ इसमें त्रिकोणाकार भाग भी पाया जाता है, फंडस। तो मेरे दोस्तों याद रखना, कभी भूलना मत, ठीक है। और गर्भाशय का इसका मध्य का जो भाग है, इसकी एंडोमेट्रियम में मेरे दोस्तों भ्रूण। हेलो मेरे साथियों, तो अपन बात कर रहे थे गर्भाशय की। तो गर्भाशय के मैंने 3 भागों की बात की। मैंने कहा कि गर्भाशय का सबसे निचला भाग है सर्विक्स, जिसे अपन गिरवा कहते हैं। गर्भाशय का गिरवा वाला भाग नीचे योनि में खुलता है। फिर इसके बीच का सबसे बड़ा भाग है बॉडी। इसी के अंदर मेरे दोस्तों भ्रूण का आरोपण होता है। और भ्रूण बनता कहां पे है? अंडवाहिनी में। निषेचन कहां होता है? अंडवाहिनी में। और अंड जनन पूरा कहां होता है? अंडवाहिनी में। अंड जनन शुरू कहां पे होता है? अंडाशय में। अंडाशय में अंडाणु किस अवस्था में रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में डिवीजन पूरा कब होता है? जब उसके पास स्पर्म आता है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब सुनिएगा, अब बात कर रहे हैं वेजाइना की यानी योनि की। मेरे दोस्तों, आपने जिस तरह से पढ़ा था कि जैसे हमने बात किसकी की थी? जैसे हमने बात की थी पेनिस की, सिसन की बात की थी कि नहीं की थी? जैसे नर के अंदर सिसन बाह्य जननांग है, वैसे ही मादा के अंदर भी, मादा में बाह्य जननांग कौन है मेरे दोस्तों? तो मादा में बाह्य जननांग कौन है? योनि। मादा में ये कोप्युलेटरी ऑर्गन है, मैथुनांग है मेरे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और योनि, जब योनि की मैं बात करता हूं तो योनि आखिर कहेंगे किसे? बहुत से लोगों में तो योनि को लेकर के भी जो है स्पष्टता नहीं है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि योनि किसको कहेंगे। देखिए, मान लो ये गर्भाशय वाला भाग है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये गर्भाशय आकर के कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो गर्भाशय से नीचे जो नली निकलती है ना, ये जो नली है इसको योनि कहते हैं।
योनि एक नलिकाकार भाग है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। यही योनि जो है यही एक तरह की जनन नाल है। योनि को ही आप एक तरह से क्या कह सकते हो, जनन नाल। तो योनि जो है वो किस तरह का भाग है, नलिकाकार, याद रखना ये नली के आकार का भाग है, ठीक है ना। और यही एक प्रकार से कैसी नाल बनाता है, जनन नाल बनाता है, जर्मिनल केनाल बनाता है मेरे दोस्तों। और इसी नाल के द्वारा, याद रखना, इसी नाल के द्वारा प्रसव क्रिया द्वारा शिशु क्या लेता है मेरे दोस्तों, शिशु जन्म लेता है इसी नाल के द्वारा। और ये जो नाल है, ये नाल मेरे दोस्तों बाहर की तरफ जो भग वाला भाग होता है ना, यही संरचना बाहर भग में आकर के खुलती है। आप नॉर्मली जैसे योनि कहते हैं, वो योनि नहीं होकर वो वल्वा का भाग है, जो मादा के जेनाइटल का जो बाह्य संरचना है उसे भग या वल्वा कहते हैं मेरे दोस्तों। और इस वल्वा के अंदर दो प्रकार की ओपनिंग देखने को मिलती है। वल्वा में कितनी प्रकार की ओपनिंग देखने को मिलती है, दो प्रकार की ओपनिंग देखने को मिलती है इसमें मेरे दोस्तों। एक तो क्या होता है, मूत्र मार्ग, एक तो क्या होता है, मूत्र मार्ग, और दूसरा क्या होता है मेरे दोस्तों, योनि द्वार। तो एक तो मूत्र द्वार हो गया और एक योनि द्वार हो गया। दो तरह के ओरिफिस, दो तरह की ओपनिंग इस भग के ऊपर है। और ये जो ओपनिंग योनि द्वार है, ये पीछे की तरफ एक नली में खुलेगा, वो नली गर्भाशय में जाके खुलेगी, गर्भाशय किस में जाके खुलेगा, अंडवाहिनी में खुलेगा। तो आप ही मुझे बताइए, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को तो क्या कहोगे, योनि द्वार कहेंगे ना। क्या ये पूरी संरचना योनि है क्या, नहीं। क्या बाहर के त्वचा के वलन योनि है क्या, नहीं। क्या ये एक ओपनिंग योनि है क्या, नहीं। पीछे की तरफ नली के आकार का जो अंदर भाग होता है उसे वेजाइना कहते हैं मेरे दोस्तों। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरी संरचना पर दो तरह की ओपनिंग है, ठीक है, इनकी अपन आगे बात करेंगे। तो पहले आप इतना तो समझ ही गए ना, योनि एक प्रकार से एक माँ अपने बेटे को जब जन्म देती है, अपने बच्चे को जब जन्म देती है, अपनी बच्ची को जब जन्म देती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा मां के गिरवा, गर्भाशय की जो गिरवा होती है, गिरवा के अगले भाग से होकर के बाहर जन्म लेता है। और वो जो भाग है नली के आकार का, वो भाग क्या कहलाता है बच्चों, वो योनि कहलाता है। बात क्लियर है। अब सुनो, तो मेरे दोस्तों ये एक तरह की जनन नाल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दो बातें इसमें और बताता हूं। योनि की इस नाल के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। तो योनि के अंदर कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। और ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु योनि के माध्यम को कैसा बना देता है, अम्लीय। कई बार इस पर प्रश्न आए हुए हैं मेरे दोस्तों। योनि का माध्यम किस प्रकार का होता है, अम्लीय। और योनि के अम्लीय माध्यम का कारण क्या है, कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। अब आप कहोगे सर लैक्टोबैसिलस जीवाणु से योनि को क्या कोई फायदा है क्या, जी हाँ, ये जीवाणु हमारे शरीर के लिए लाभदायक जीवाणु है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये जीवाणु क्या करता है, योनि के माध्यम को अम्लीय बना देता है। योनि का माध्यम जब अम्लीय बन जाएगा तो योनि पर कोई भी बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं, तो योनि ओपन रहती है ना, तो इसलिए उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया योनि में एंटर करता है मेरे दोस्तों, वो वहीं नष्ट हो जाता है, क्योंकि अम्लीय वातावरण में अधिकांश जीवाणु क्या हो जाते हैं, अधिकांश जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों ये बैक्टीरिया होकर के भी दूसरे बैक्टीरिया से योनि को बचाता है, वेजाइना को बचाता है। तो वेजाइना का प्रोटेक्शन हो जाता है किसके अगेंस्ट मेरे दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये एसिड प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताना, अगर योनि की अम्लता बढ़ जाए,
और फिर वहां पर वीर्य का श्रावण हो, जब नर और मादा यौन संबंध बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति में कुछ महिलाओं की वेजाइना के अंदर एसिड बहुत ज्यादा बनता है और इस वजह से वीर्य के साथ आने वाले जितने भी स्पर्म है वो वही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाती। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इस वजह से नेचर ने, प्रकृति ने पुरुषों के अंदर जो ग्रंथियां दी है, जनन सहायक ग्रंथियां, वो सारी ये पदार्थ बनाती है और मेल की ग्रंथ, फीमेल की ग्रंथि अम्लीय पदार्थ बनाती है। इसलिए नर के वीर्य सारी होता है और मादा की वेजाइना एसिडिक होती है, तो वो सारी पदार्थ योनि की अम्लता को समाप्त कर देता है। अब सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट मेरे दोस्तों, वेजाइना जो है इसकी जो आंतरिक लेयर होती है, उस आंतरिक लेयर के अंदर कुछ भक्षक कोशिका पाई जाती है मेरे दोस्तों। कैसी कोशिकाएं? भक्षक कोशिकाओं का मतलब है फेगोसाइट। क्या होती है? फेगोसाइट। मेरे दोस्तों वैसे ये फेगोसाइट वेजाइना के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आता है उनका भक्षण कर लेती है, उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक है, कई बार ये फेगोसाइट स्पर्म का भी भक्षण करती है, ये भी बात है, लेकिन स्पर्म करोड़ों में आते हैं इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। इसके अलावा मेरे दोस्तों वेजाइना के अंदर कुछ इस तरह की दरार पाई जाती है, कुछ वलन पाए जाते हैं वेजाइना में अंदर की तरफ, उन्हें वेजाइनल रुगे कहते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, वेजाइनल रुगे, वेजाइनल रुगे। हमारे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वो अक्सर मेरे को कहते हैं कि विजय सर आप जो हैं मुझे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दीजिएगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाइयों। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं बहुत जल्द आपको यह टॉपिक जो है पढ़ाने वाला हूं लाइव में, और एक तरह से उनका भी प्रॉमिस और मेरे प्यारे विद्यार्थियों का टॉपिक भी क्लियर हो रहा है एक साथ। तो मेरे दोस्तों आज आपका मादा जनन तंत्र टॉपिक फिनिश हो रहा है, नर जनन तंत्र पहले मैंने करा दिया, जेनेटिक मैंने करा दी, प्लांट फिजियोलॉजी के दो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक प्लांट रेस्पिरेशन एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करा दिए। वो जो पहले मैंने करवा दिए हैं वो मैं रिपीट भी करा दूंगा, आप चिंता मत करना। अब आने वाले 40 दिनों में मैं पूरी बायोलॉजी दोबारा पढ़ाऊंगा, पूरी बायोलॉजी का रिवीजन कराऊंगा, आप चिंता मत करना, हर एक टॉपिक में जो है समझाऊंगा। बस आप मेरे साथ लाइव जुड़ते रहना, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना, साथ ही साथ हमारी टीम को, हमारे चैनल को मेरे दोस्तों सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी टीम ने जो मॉडल पेपर तैयार किए हैं वो मॉडल पेपर आप जरूर परचेज करें मेरे दोस्तों, जिसकी फीस केवल 100 रुपए रखी गई है। और ये 100 रुपए आपको इस नंबर पे भेजने हैं 9828721229। ये गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम नंबर है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप चैनल के ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं चैनल को, साथ ही साथ आप चैनल को मदद कर सकते हैं मेरे साथियों। हमारी टीम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा चैनल को अधिक से अधिक। देखिए मेरे साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं वेजाइनल रुगे पाए जाते हैं वेजाइना में, यानी कुछ वलन पाए जाते हैं मेरे दोस्तों वेजाइनल रुगे। इसी तरह के रुगे मेरे दोस्तों मानव की बात करूं तो मानव के बकल कैविटी में भी होते हैं। हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ इस तरह के वलन होते हैं। ये वलन जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, शेर, बाघ, चीता, उनके जबड़े, ऊपरी जो जबड़ा होता है उस पर बहुत ज्यादा ही होते हैं ऊपरी तालू में, क्योंकि ये भोजन को बाहर की तरफ निकलने से रोकते हैं। तो इन वेजाइनल रुगों का क्या काम है? इनका काम है जो वीर्य अंदर आ गया उसे बाहर जाने से रोकना, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। चलो, तो ये वेजाइनल रुगे यानी वलन, फोल्ड, फोल्ड इन वजाइना। तो वजाइना की एपिथेलियम में जो पाए जाने वाले फोल्ड है उनको हम वेजाइनल रुगे कहते हैं। अब सुनिएगा, अब इसके बाद में इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं वल्वा की। अब ये आपका टॉपिक फिनिश हो रहा है मेरे साथियों। अब हम बात कर रहे हैं वल्वा की। वल्वा याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको पढ़ा रहा हूं।
वल्वा को कहते हैं भग। क्या कहते हैं? भग। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके 34 प्रश्न बायो के आएंगे और वो प्रश्न एक से एक महत्वपूर्ण होगा। बायो के सारे प्रश्न मैं सॉल्व करवाऊंगा, आप चिंता नहीं करें मेरे दोस्तों। हम बात करें वल्वा या भग की, तो मेरे दोस्तों वल्वा में कौन कौन सी चीजें आएगी, ध्यान से सुनना। जब मैं वल्वा की बात करता हूं तो वल्वा का मतलब है जो योनि है मेरे दोस्तों, योनि जब बाहर की तरफ ओपन होगी तो उसके ऊपर बहुत सारी संरचना व्यवस्थित होती है। उन सभी संरचनाओं को, ठीक है, उन सभी संरचनाओं को हम सामूहिक रूप से भग कहते हैं। तो सबसे पहली संरचना को अपन बोलते हैं प्रघाण या वेस्टिबुलाई। क्या कहते हैं? वेस्टिबुलाई या प्रघाण। अब वेस्टिबुलाई या प्रघाण किसको कहेंगे? तो देखिएगा, आपने देखा होगा कि जब आप वेजाइना का डायग्राम देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो उस चित्र में आपने इस प्रकार की एक दरार देखी होगी बीच में। इस दरार के अंदर कुछ चीजें व्यवस्थित होती है और इस पूरी दरार रूपी संरचना को वेस्टिबुलाई कहते हैं, प्रघाण कहते हैं। तो ये किस तरह की संरचना है? दरार रूपी संरचना है, ठीक है। और इसी संरचना में मेरे दोस्तों दो चीज आपको देखने को मिलेगी, एक मूत्र मार्ग, एक योनि मार्ग, और ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस भी होता है, भगसेफ, ठीक है। तो दरार रूपी संरचना, इसमें क्या होगा? मूत्र मार्ग होगा और योनि द्वार होगा। क्या होगा? योनि द्वार होगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को। इसके बाद में मैं दूसरी जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे दोस्तों। इस योनि में त्वचा के दो प्रकार के आपको वलन देखने को मिलते हैं। तो एक इस तरह से बाहर की तरफ त्वचा का बड़ा वलन देखने को मिलता है योनि पर, सॉरी भग का ये भाग है, त्वचा का जो ये बड़ा वलन है इसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा। आपसे पूछा जाएगा लेबिया मेजोरा किस प्रकार का भाग है, तो ये त्वचा का बड़ा वलन है, इसे वृद्ध भगोष्ठ भी कहते हैं, वृद्ध भगोष्ठ। प्रश्न अगर आ भी जाए कि भग का वह कौन सा भाग है जो त्वचा रूपी वलन की रूप में व्यवस्थित है, तो त्वचा रूपी बड़ा वलन क्या कहलाएगा? त्वचा रूपी बड़ा वलन लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ मेरे दोस्तों त्वचा का एक छोटा वलन पाया जाता है और इस त्वचा के छोटे वलन को क्या कहते हैं? इस त्वचा के छोटे वलन को लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया माइनोरा को लघु भगोष्ठ कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? लघु भगोष्ठ कहते हैं। इसके बाद में चौथी जानकारी मेरे दोस्तों याद रखना, इस योनि का जो ऊपरी भाग है, सॉरी भग का जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर एक बल्ब के जैसी गोलाकार रचना होती है और ये गोलाकार रचना मादाओं में बहुत ज्यादा उत्तेजनशील होती है, बहुत ज्यादा उद्दीप्त होती है और इसलिए क्योंकि इसमें इस प्रकार की कणिका या कोशिका होती है। तो इस ऊपरी, इस प्रघाण के शीर्ष में पाई जाने वाली इस रचना को क्या कहते हैं? इसे क्लाइटोरिस कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या? क्लाइटोरिस। इसे भगसेप कहते हैं। याद रखना, भगसेप किस प्रकार की संरचना है मेरे दोस्तों? उत्तेजनशील। मादाओं में ये उत्तेजनशील संरचना है। नर में जैसे शिशन मुंड होता है, ठीक इसी तरह से यह संरचना है। एक तरह से नर के शिशन के समजात मान लो इसको आप, ठीक है। इसके बाद में पांचवा भाग, इसके बाद में मेरे दोस्तों ये दो प्रकार की ओपनिंग पाई जाती है। एक ओपनिंग को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग की ओपनिंग जो है वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है मेरे दोस्तों, याद रखना। लेकिन जो योनि द्वार है, योनि द्वार जो है ये ओपनिंग किधर है? नीचे की ओर की ओपनिंग को योनि द्वार कहते हैं मेरे दोस्तों। योनि द्वार पीछे किस में खुलता है? योनि द्वार पीछे योनि में खुलता है और योनि पीछे किस में खुलती है? गर्भाशय में। किस में? गर्भाशय में। तो योनि द्वार नीचे की ओर स्थित छिद्र है, यह छिद्र पीछे किस में खुलेगा? योनि में। और योनि किस में खुलेगी मेरे दोस्तों? गर्भाशय में। अब एक बड़ी बात यहां पे बताना चाहता हूं जिसको लेकर के कई बार क्वेश्चन आते हैं। आपसे यह पूछा जाता है कि इस योनि द्वार के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है मेरे दोस्तों। इस योनि द्वार पर एक क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। बताइए आप चैट बॉक्स में कमेंट करके, योनि द्वार पर उपस्थित पतली झिल्ली
योनि द्वार पर उपस्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, जल्दी बताइए। योनि द्वार पर उपस्थित पतली झिल्ली को क्या कहा जाता है, जल्दी कीजिएगा, शाबाश, वेरी गुड। और कौन इसका कमेंट दे रहा है, सबसे पहले कौन जवाब दे रहा है? योनि द्वार पर उपस्थित पतली झिल्ली को क्या कहा जाता है? शाबाश शाबाश शाबाश। सभी बच्चे एक बार थम्स अप का साइन करें और लाइक करें इस वीडियो को। आज की क्लास 5 मिनट बाद में कंप्लीट होने जा रही है, जल्दी कीजिए, शाबाश। तो मेरे दोस्तों बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, योनि द्वार पर जो पतली झिल्ली होती है बेटा, इस पतली झिल्ली को हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं मेरे दोस्तों। इसी हाइमन को आप हिंदी में योनि आच्छद बोलते हैं। क्या? योनि आच्छद। और मेरे दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो ये मानते हैं कि महिला के अंदर ये योनि आच्छद या हाइमन वर्जिन होने का संकेत है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे दोस्तों हाइमन का महिला के वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये हाइमन एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है। और ये जो झिल्ली है, एक जब महिला बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम करती है, साइकिल चलाती है, खेलती है, व्यायाम करती है, घुड़सवारी करती है, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो याद रखना, इस योनि द्वार पर एक बहुत ही पतली झिल्ली पाई जाती है, उसे हाइमन कहते हैं। लेकिन ये झिल्ली भी मेरे दोस्तों, इस झिल्ली के भी बीचों बीच एक छिद्र होता है, और इस छिद्र के द्वारा महिलाओं के अंदर जो है हर एक 28 दिन के बाद में मेरे दोस्तों ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग है महिलाओं में यौन अवस्था के बाद में प्रत्येक महीने में 3 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, रक्त स्राव होता है, एंडोमेट्रियम टूट करके ब्लड के रूप में बाहर आती है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे भी इस वास्तव में यह कोई एक सतत झिल्ली नहीं है, ये योनि द्वार को पूरी तरह से ढके नहीं रखती, इसके बीच में छोटा सा छिद्र होता है, और इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो अशुद्ध ब्लड है वो बाहर की तरफ निकलता है। तो ये पूरी संरचना आपने पढ़ी है वल्वा के बारे में कि वल्वा क्या है। तो वल्वा मेरे दोस्तों योनि के बाहर की तरफ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संरचना है, ठीक है, याद रखना। जिसमें ऊपर ही ऊपर क्या है मेरे दोस्तों? क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस से नीचे क्या है? तो मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग से नीचे क्या है? सॉरी, मूत्र द्वार है। मूत्र द्वार से नीचे योनि द्वार है। योनि द्वार पर क्या है? हाइमन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो दरार रूपी संरचना है, इसको क्या कहते हैं? वेस्टिबुलाई। सबसे अंदर वाली जो त्वचा की फोल्ड है, इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? त्वचा के अंदर के फोल्ड को क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा। त्वचा के बाहर वाले फोल्ड को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा पर मेरे दोस्तों हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं, मतलब रोम पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो यह सारी संरचना आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। ये अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो मैं कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लेना। अब मेरे बेटा याद रखना, अब है ग्रंथियां, कि भाई कौन सी जनन ग्रंथियां हैं जो मादाओं में पाई जाती है। तो यदि सहायक जनन ग्रंथि की बात करूं, सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है ना। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है वो 2 होती है मेरे दोस्तों महिलाओं के अंदर। 2 कौन सी ग्रंथियां होती है? एक का नाम है स्तन ग्रंथियां। क्या नाम है मेरे दोस्तों? स्तन ग्रंथियां। दूसरी का नाम है बार्थोलिन ग्रंथियां। क्या नाम है? बार्थोलिन ग्रंथियां। मेरे दोस्तों मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कम समय में पढ़ाना चाहता हूं, तो इसलिए थोड़ी स्पीड ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं ज्यादा चीजें कवर कराना चाहता हूं। मैं चाहता तो यह टॉपिक 10 दिन भी चला सकता था, लेकिन मैंने यह टॉपिक आपको 2 दिन में ही पूरा करा दिया है, ताकि आपको हर एक जानकारी जल्दबाजी में मैं रिपीट करवा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, लेकिन मैं लाइन एक भी नहीं छोड़ रहा, बुक्स की हर एक लाइन को कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है हर एक बात को नोट करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी भी करो ज्यादा से ज्यादा। स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां। मेरे दोस्तों स्तन ग्रंथियों की अगर मैं बात करता हूं तो मादाओं में मेरे दोस्तों कितने जोड़ी? 1 जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, और यह स्वेद ग्रंथि का रूपांतरण है। यह परीक्षा में आने लायक प्रश्न है मेरे दोस्तों, किसका रूपांतरण है?
श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है कौन? स्तन ग्रंथियां। मेरे दोस्तों जब मैं स्तन ग्रंथि की बात करता हूं तो स्तन ग्रंथि में मेरे दोस्तों कुछ संरचनाओं के बारे में आपको जानकारी याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी संरचनाएं, सुनिएगा। हर एक स्तन की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों स्तन ग्रंथि के अंदर आपको कुछ इस प्रकार की पालिकाएं दिखाई देगी, ठीक है। और इन स्तन पालियों के अंदर मेरे दोस्तों कुछ गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है। इन्हें स्तन कुप्पिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तन कुप्पिकाएं। मेरे दोस्तों इन स्तन कुप्पिकाओं के अंदर जो है मिल्क का निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है। और ये दुग्ध इन कुप्पिकाओं से निकल करके आगे मेरे दोस्तों स्तन वाहिनियों में आ जाता है। किस में आ जाता है? स्तन वाहिनियों में। स्तन वाहिनियों से मेरे दोस्तों ये दुग्ध आगे कुछ एम्पुला के जैसी संरचना होती है, उनमें आ जाता है। और उन एम्पुला नामक संरचनाओं से यही दुग्ध मेरे दोस्तों आगे कहां आ जाता है? ये आगे दुग्ध वाहिनियों में आ जाता है मेरे दोस्तों। और दुग्ध वाहिनियों से यही दुग्ध आगे निप्पल के अंदर आ जाता है मेरे दोस्तों। चुचुक जिसे आप बोलते हैं उसमें आ जाता है। और इस निप्पल पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और जब एक छोटा बच्चा मां के स्तनों का चूषण करता है तो ऐसी परिस्थिति में वो दुग्ध बच्चे को मिलता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ क्या होगी? स्तन पालियां। क्या होगी? स्तन पालियां। स्तन पालियों के आगे क्या होगी? स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी से आगे क्या होगा? एक एम्पुला पाया जाता है। फिर दुग्ध वाहिनी होगी मेरे दोस्तों, दुग्ध वाहिनी। इसे लैक्टिफेरस डक्ट भी कहते हैं। इसके बाद में यहाँ होता है निप्पल। क्या होता है? निप्पल। याद रखना मेरे दोस्तों। और दुग्ध का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा? ये अक्सर परीक्षा में आता है। दुग्ध बनाने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। कौन सा है मेरे दोस्तों? प्रोलैक्टिन। और दुग्ध का स्रावन करने वाला हार्मोन कौन सा है? दुग्ध स्रावन को कौन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ये जितनी भी आपकी कुप्पिकाएं होती है, इन कुप्पिका के बाहर पेशियां होती है मेरे दोस्तों, और इन पेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिससे इनके अंदर जो जमा दुग्ध है वो आगे दुग्ध वाहिनियों में चला जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो दुग्ध का क्या करवाएगा? स्रावण, सीक्रेशन करवाएगा। लेकिन दुग्ध को सिंथेसिस कौन करवाएगा? दुग्ध को संश्लेषित कौन करवाएगा? प्रोलैक्टिन। याद रखना मेरे दोस्तों, दुग्ध का निर्माण और दुग्ध का स्रावण ये मां और बच्चे के बीच का जो संबंध है उसका परिचायक है। याद रख लेना, एक चूषण प्रतिवर्त उत्पन्न होता है बच्चे के द्वारा। यानी बच्चा जब मां के निप्पल को चूसता है तो ऐसी परिस्थिति में मां का जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है। और जब मां का मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस सक्रिय होता है तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि प्रोलैक्टिन का स्रावन करती है, साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। और इस वजह से वो ऑक्सीटोसिन मेरे दोस्तों इन कुप्पिकाओं को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जिससे ये दूध आगे तक आ जाता है और बच्चे को मिल जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, बड़ी बात कह रहा हूं। और अगर बार्टोलिन ग्रंथियों की बात करूं तो ये योनि के दोनों तरफ पाई जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ ये योनि को चिकना बनाए रखती है। योनि को कैसा बनाए रखती है? चिकना बनाए रखती है। तो जब नर और मादा दोनों यौन संबंध बनाते हैं तो वीर्य सेचन आसानी से हो, नर के शुक्राणु और वीर्य आसानी से मादा जनन पथ में जाए, ठीक है। इसमें ये मदद करने का काम करती है। तो बार्टोलिन ग्रंथियां तो कहां है? योनि द्वार के आसपास है, ठीक है, योनि में पाई जाती है, आप यूं कह सकते हो। लेकिन स्तन ग्रंथियां कहां पे पाई जाती है? वक्ष गुहा में पाई जाती है मेरे दोस्तों, वक्ष गुहा में पाई जाती है। नर के अंदर स्तन ग्रंथियां तो है लेकिन वो विकसित नहीं है, और मादा की स्तन ग्रंथियां विकसित होती है और दुग्ध का निर्माण करती है। याद रखना मेरे दोस्तों। और जब तक एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब तक वो माँ, याद रखना, तब तक उस माँ के अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं होता। तो एक माँ बच्चे को जन्म लेने के 6 से 7 महीने तक एक तरह से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं ये कह सकता हूं, प्राकृतिक गर्भ निरोधक बनी रहती है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे पूरा करूंगा,
लेकिन एक बार जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे दोस्तों। हम आपके लिए लगातार क्लास लेके आ रहे हैं, मैराथन क्लास चल रही है जहां संपूर्ण बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा है, और हम आने वाले 40 दिनों के अंदर पूरी की पूरी बायोलॉजी करवाएंगे, हर एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के 10 सालों के पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप डेली इन वीडियो को स्टेटस पर डालो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ ही साथ हमारी टीम के द्वारा बनाए गए नए से नए जो मॉडल पेपर हम नित्य नए बना रहे हैं वो आप परचेज कीजिएगा मेरे दोस्तों, मात्र 100 रुपए के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।